अगला क्वेश्चन है हमारा, हर्मिया इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर्स प्ले। विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में हर्मिया नाम की कैरेक्टर नजर आती है? तो मिड समर नाइट ड्रीम में दोस्तों ये नजर आती है। आगे क्या कहा गया है कि हर्मिया इज डॉटर ऑफ एजियस। हर्मिया किसकी पुत्री दिखाई जाती है? एजियस की पुत्री दिखाई जाती है। हु चूजेज, जो चुनता है डिमेटेरियस को फॉर हर हस्बैंड, उसका पति बनने के लिए। यानी कि जो हर्मिया के पिताजी होते हैं ईजियस, वो अपनी पुत्री के लिए विवाह करने को किसको चुनते हैं? डिमेटेरियस को। ईजियस कहते हैं अपनी पुत्री हर्मिया से कि तुम्हारा विवाह किससे होगा? डिमेटेरियस से होगा। लेकिन हर्मिया जो है वो भाग जाती है विद हर लवर लाइसेंडर, अपने प्रेमी लाइसेंडर के साथ भाग जाती है, क्योंकि हर्मिया किससे प्रेम कर रही होती है? लाइसेंडर से। इसीलिए वो अपने पिता की आज्ञा ना मान करके वो किसके साथ भाग जाती है? लाइसेंडर के साथ भाग जाती है। इन फॉरेस्ट, जंगल में, दे फाइंड हेलना, जंगल में इनकी मुलाकात किससे होती है? हेलना से होती है। और ये जो हेलना है, इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हेलना है वो किससे? डिमेटेरियस से प्यार करती है। और हर्मिया और हेलना दोनों आपस में क्या दिखाई जाती हैं? दोस्त दिखाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, द लाइन दिस इज द नॉबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल, यानी कि उन सभी में ये सबसे महान रोमन है। इज सेड बाई, ये किसके द्वारा कहा गया है? तो एंटनी के द्वारा, ये एंटोनियो के द्वारा कहा गया है। इस लाइन को किसके द्वारा बोला गया है दोस्तों? एंटोनियो के द्वारा बोला गया है। और प्ले कौन सा है हमारा? जूलियस सीजर प्ले है, एक्ट 5 है, सीन 5 है। एट द डेथ ऑफ ब्रूटस, और ये कब बोला जाता है? तो ब्रूटस की मृत्यु पर इसको बोला जाता है, क्योंकि वो जानता है कि ब्रूटस षड्यंत्र, जो जितने भी कॉन्स्पायरेटर होते हैं, जितने भी षड्यंत्रकारी होते हैं के पक्ष से एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने व्यक्तिगत उद्देश्यों के बजाय अपने देश के प्रेम के लिए सीजर के खिलाफ षड्यंत्र में भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में आदर्श राष्ट्रमंडल का वर्णन कौन करता है? तो कौन करता है? गोंजालो करता है। एक्चुअली टेम्पेस्ट में एक ईमानदार पुराना पार्षद होता है जिसका नाम गोंजालो होता है। वो ऐसी कल्पना करता है एक आदर्श राष्ट्रमंडल की, जिसमें कोई भी निजी संपत्ति नहीं होगी, कोई मजिस्ट्रेट नहीं होगा, कोई श्रम नहीं होगा, और जो रैंक होगी, रैंक में किसी तरीके की कोई असमानता नहीं होगी। यानी कि वो बिल्कुल एकदम किसकी कामना करता है? यूटोपिया, राम राज्य की कल्पना करता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या है? शेक्सपियर्स एंटोनी एंड क्लेपेट्रा। एंटोनी और क्लेपेट्रा क्या है? तो ये एक रोमन प्ले है, यानी कि एंटोनी एंड क्लेपेट्रा को रोमन प्ले की कैटेगरी में रखा गया है। इसके बाद में इट इज़ आल्सो नोन एज, और इस प्ले को ट्रेजेडी ऑफ पैशन या लस्ट के रूप में भी इसको जाना जाता है। बेसिकली इट फॉल्स अंडर द कैटेगरी ऑफ ट्रेजेडी। ठीक है, इसको ट्रेजेडी की कैटेगरी में रखा गया है। इट वॉज फर्स्ट परफॉर्म्ड इन सिरका 1607, यानी कि इसको सबसे पहली बार 1607 में ब्लैक फ्राइड थिएटर और ग्लोब थिएटर में इसे परफॉर्म किया गया था। इसका प्लॉट जो है वो किस पर आधारित है? थॉमस नॉर्थ के ट्रांसलेशन ऑफ प्लूटार्क्स लाइफ पर आधारित है। द फेलोज द रिलेशनशिप बिटवीन क्लोपेट्रा एंड एंटनी, इसमें क्या होता है? क्लोपेट्रा और मार्क एंटनी के बीच के रिश्ते को दर्शाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, विलियम शेक्सपियर द टेम्पेस्ट इज अ। टेम्पेस्ट क्या है विलियम शेक्सपियर का? तो ये एक ट्रेजिक कॉमेडी है। यानी कि ट्रेजिक कॉमेडी क्या होता है? जिसमें ट्रेजेडी और कॉमेडी दोनों के एलिमेंट पाए जाते हों। ये लगभग लिखा गया है, कब लिखा गया? 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया है। कुछ क्रिटिक इसको लास्ट प्ले यानी कि विलियम शेक्सपियर का स्वान सॉन्ग कहते हैं। किसको? टेम्पेस्ट को। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु कॉल्ड हैमलेट, किसने हैमलेट को एन आर्टिस्टिक फेलियर बोला? तो आर्टिस्टिक फेलियर किसने बोला था? ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव के आधार पर टी.एस. इलियट ने बोला था। टी.एस. इलियट ने हैमलेट को आर्टिस्टिक फेलियर कहा था। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार हैमलेट इज अ मोनालिसा ऑफ लिटरेचर, अ वर्क that is interesting but not a work of art. It means writer is unable to objectify the emotions. अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, दी इसेंशियल शेक्सपियर इज अ वर्क बाय। इसेंशियल शेक्सपियर क्या है? ये एक क्रिटिकल वर्क है जो कि जे डॉबर विल्सन के द्वारा इसको लिखा गया है। जे डॉबर विल्सन कौन थे? ये एक प्रोफेसर थे और स्कॉलर ऑफ रेनेसा ड्रामा थे। ज़्यादातर पार्टिकुलरली फोकस करते थे विलियम शेक्सपियर के वर्क को। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है दोस्तों शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्ले। विलियम शेक्सपियर के जो हिस्ट्री प्ले हैं
ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ, यानी कि एक कुल मिलाकर के कितना समय अवधि को डील करते हैं, तो 350 ईयर्स को डील करते हैं। विलियम शेक्सपियर्स हिस्ट्री प्लेज ऑल टुगेदर डील विद अ पीरियड ऑफ 350 ईयर्स बिटवीन अबाउट 1590 टू 1613, यानी कि 1590 से 1613 के बीच में विलियम शेक्सपियर ने लगभग 37 प्लेज को लिखा है, जिसमें से 10 जो हैं वो उनके क्या थे, हिस्ट्री प्ले थे। इन 10 हिस्ट्री प्लेज में जो इनका हेनरी फिफ्थ था और रिचार्ड थर्ड था वो बहुत ज़्यादा फेमस रहा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू दी, विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज से बिलोंग करते थे, सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। जरा इसे पढ़ लीजिएगा, विलियम शेक्सपियर बिलोंग टू दी एलिजाबेथन एज, यानी कि 1558 टू 1603, 1558 से लेकर के 1603 तक एलिजाबेथन पीरियड चला था। इसी पीरियड से, इसी एज से विलियम शेक्सपियर बिलोंग करते हैं। इन एलिजाबेथन एज इज द टाइम पीरियड एसोसिएटेड विद द रेन ऑफ क्वीन एलिजाबेथ, इसीलिए क्योंकि उस समय इंग्लैंड की रानी कौन हुआ करती थी, रानी एलिजाबेथ हुआ करती थी, तो उस समय अवधि को एलिजाबेथन एज कहा जाता था। इज आल्सो कंसिडर्ड टू बी अ गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, और ये इंग्लिश लिटरेचर की गोल्डन एज कही जाती है। अगला क्या है, हु इज नोन एज द मलंकली मैन, यानी कि मलंकली मैन कौन कहा जाता है इन एज यू लाइक इट में, तो एज यू लाइक इट में जो जैकस नाम का होता है, जैकस जो लॉर्ड जैकस होते हैं वो मलंकलिक मैन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर इन एज यू लाइक इट, आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन में से जो है एक कैरेक्टर ऐसा है जो एज यू लाइक इट का नहीं है, तो वो कौन है, पोर्सिया। पोर्सिया एज यू लाइक इट में नहीं है, वो कहाँ है, मर्चेंट ऑफ वेनिस में है, ठीक है। अगला बाकी ये रोजालिंड, ऑरलैंडो, सीलिया, ये सभी किसकी हैं, एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट की हैं। अगला मैं बात करता हूँ, फोर्टिनब्रास इज अ कैरेक्टर इन शेक्सपियर। फोर्टिनब्रास जो है विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले का कैरेक्टर है, तो फोर्टिनब्रास किस में दिखाया जाता है, ओथेलो में दिखाया जाता है। किस में, ओथेलो में, यानी नहीं हैमलेट में, क्या ओथेलो, हैमलेट, हैमलेट, हैमलेट। फोर्टिनब्रास जो है वो प्रिंस ऑफ नॉर्वे होता है, तो कहाँ हैमलेट का दिखाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है कि द मेन थीम ऑफ द शेक्सपियरियन सोनेट इज, शेक्सपियरियन सोनेट की मेन थीम क्या होती थी, तो लव। विलियम शेक्सपियर लव पर आधारित जो है ज़्यादातर सोनेट्स को लिखा करते थे। विलियम शेक्सपियर के बारे में कहा जाता है कि इट वाज विद दिस की डैट द पोइट अनलॉक हिज हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, अच्छा इसमें आपको कमेंट करके बताना है कि एक कमेंट विलियम शेक्सपियर के बारे में किसने कहा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 264 अ शेक्सपियरियन सोनेट एंड्स विद अ, विलियम शेक्सपियर के जो शेक्सपियरियन सोनेट थे, ठीक है, वो किस पर एंड होते थे, कपलेट पर, क्योंकि इसमें 3 क्वार्टरेन होते थे और एक कपलेट लगा होता था जिसमें 2 लाइनें होती थीं। विलियम शेक्सपियर सोनेट जिनको हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं, इसमें 3 क्वार्टरेन होते थे और एक कंक्लूडिंग कपलेट होता था जिसका राइम स्कीम ए बी सी डी ई एफ और डबल जी होता था। अगला क्वेश्चन हमारा है, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, जीवन है लेकिन एक चलती फिरती छाया है, ये किसके द्वारा कहा गया है, तो ये मैकबेथ के द्वारा कहा गया है और मैकबेथ प्ले में कहा गया है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, और इसका एक्ट 5 है, सीन 5 है, ये भी ध्यान बनाए रखना, लाइफ इज बट अ वॉकिंग शैडो, एक्ट 5 सीन 5। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, लव लुक्स नॉट विद द आईज बट विद द माइंड एंड देयरफॉर इज विंग्ड कुपिड पेंटेड ब्लाइंड अकर्स इन ए मिडसमर नाइट ड्रीम की लाइनें हैं, कहाँ की लाइनें हैं, मिडसमर नाइट ड्रीम में हेलेना के द्वारा बोली जाती हैं, एक्ट 1 और सीन 1 में। अगला क्वेश्चन है हमारा, द क्वालिटी ऑफ मर्सी इज नॉट स्टेन इट ड्रॉफ्ट एज द जेंटल रेन फ्रॉम द हेवन अकर्स इन, ये किस में है, मर्चेंट ऑफ वेनिस की ये लाइनें हैं दोस्तों, पोर्सिया द्वारा बोली जाती हैं। इन लाइनों में कहा गया है कि दयालुता का गुण दबाव से उत्पन्न नहीं होता, जिस तरह आकाश से ज़मीन पर धीमी धीमी वर्षा होती है उसी तरह दयालुता का भाव भी स्वेच्छापूर्वक हृदय से, यानी कि किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के लिए
प्रकट होता है। इसमें एक बात आगे और बोली गई थी कि जो दयालुता होती है, हमारी जो मर्सी होती है, वो एक दोहरा वरदान होती है। जिस पर हम दयालुता दिखाते हैं उसको भी खुशी प्रदान करती है, और जो व्यक्ति दयालुता दिखाता है उसको भी खुशी मिलती है। ठीक है, तो मर्चेंट ऑफ वेनिस ध्यान बनाए रखना। मर्चेंट ऑफ वेनिस पोर्सिया द्वारा कही गई, ये सब बातें मैं बता ही चुका हूँ। एक्ट 4 सीन 1 ये कहीं नोट डाउन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, हु रिवाइज, कौन रिवाइज करता है किंग लियर को सो डैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड ऑफ द प्ले। प्ले के अंत में कॉर्डेलिया जो है एडगर से शादी कर लेती है। तो ओरिजिनल किंग लियर जो कि विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया था उसकी बात नहीं हो रही है, बल्कि जो नॉहम टैट के द्वारा किंग लियर लिखा गया था उसका हैप्पी एंडिंग था। तो उसमें कॉर्डेलिया जो है वो एडगर से एंड ऑफ द प्ले क्या कर लेती है, मैरी कर लेती है, शादी कर लेती है। तो किंग लियर की हैप्पी एंडिंग दिखाई गई थी किसके द्वारा, नॉहम टैट के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स डज द मैड ओफिलिया नॉट गिव अवे। यानी कि इनमें से कौन सा फ्लावर जो है वो मैड ओफिलिया के द्वारा नहीं दिया गया था। आपको 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन सही है बताना है, तो वॉयलेट्स थी। यानी कि ए ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा। ओफिलिया क्या है, एक फिक्शनल कैरेक्टर है विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट की, और वो पोलिनियस की बेटी दिखाई जाती है, हैमलेट की प्रेमिका दिखाई जाती है। ठीक है, वो बहुत सारे फ्लावर्स देती है, जैसे पेंसीज है, फेनल है, रू है, कोलम्बाइन है, रोजमेरी है, सभी देती है, लेकिन वॉयलेट्स जो है वो उसके द्वारा नहीं दिया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, हु रोट, कौन लिखता है लिलीज डेड फेस्टर स्मेल फॉर बॉस देन बीट्स। ये कौन लिखता है दोस्तों, तो विलियम शेक्सपियर के द्वारा इन लाइनों को लिखा गया है। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही हो जाएगा। ये एक्चुअली सोनेट नंबर 94 है, ध्यान बनाए रखना, जिसमें कहा जाता है कि मीठी चीज़ें जो खट्टी हो जाती हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वे दूषित हो जाती हैं। खरपतवार सड़ने और सड़ने वाली लिली से कहीं ज़्यादा बेहतर हैं, ऐसा बोला जाता है। तो यहाँ पर ज़रा आप समझ सकते हो क्या है, लिलीज डेड फेस्टर स्मेल फॉर बॉस देन बीट्स हैव बीन टेकन फ्रॉम विलियम शेक्सपियर सोनेट नंबर 94। इट इज अ मेंबर ऑफ द फेयर यूथ सीक्वेंस इन विच द पोइट एक्सप्रेसेस हिज लव टूवर्ड अ यंग मैन। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, इन विच कौन से शेक्सपियरियन प्ले में डज द फॉलोइंग अकर, द ब्राइट डे इज डन एंड वी आर फॉर द डार्क। एक इसमें एंटनी एंड क्लोपेट्रा की लाइनें हैं, कहाँ की, एंटनी और क्लोपेट्रा की। इसका मतलब ये है कि उसके जो उज्जवल दिन थे वो समाप्त हो गए, अब हमारे के लिए क्या है, अंधेरे ही शेष, अंधकार ही शेष रह गया। ये इस बात को दर्शाता है कि उसका जो शासनकाल है उसका अंत होने वाला है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, और ये लाइनें कहाँ हैं, एक्ट 5 और सीन 2 में है, ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट, कंप्लीट दी सेंटेंस शेक्सपियर हैज़ रिटन हिस्टोरिकल प्ले। विलियम शेक्सपियर ने कितने प्लेज लिखे हैं, तो इसमें 10 प्लेज लिखे हैं, लेकिन ऐसा कोई आंसर इसमें नहीं है, तो आप ई पर चले जाइएगा। ठीक है, 10 हिस्टोरिकल प्लेज लिखे हैं, ऐसा कहीं पर भी कुछ भी नहीं है। अगला क्वेश्चन क्या है, हु इज हैमलेट्स बिलव्ड इन हैमलेट प्ले। हैमलेट प्ले में हैमलेट की बिलव्ड कौन दिखाई जाती है, तो वो हैमलेट की बिलव्ड कौन होती है, ओफेलिया होती है दोस्तों। कौन होती है, ओफेलिया। हैमलेट कब लिखा गया, 1601 से 1602 के बीच में, और पब्लिश हुआ था 1623 में हेमिंग्स और कॉन्डेल के द्वारा। अगला आपको सेंटेंस जो है वो कंप्लीट करना है। द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। ग्लोब थिएटर को कब जला दिया गया था, तो 1613 में दोस्तों इसको जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, व्हाट कुड बी द ट्रेजिक फ्लॉ इन हैमलेट। हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या है, तो इनमें से एक भी ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दीज हो जाएगा। हैमलेट का ट्रेजिक फ्लॉ क्या दिखाया जाता है, इसमें इनडिसीजन होता है, या ये भी कह सकते हैं हैमलेट की इनएबिलिटी टू एक्ट अ सर्टेन टाइम, या प्रोक्रेस्टिनेशन, ये सभी इसके ट्रेजिक फ्लॉ थे, लेकिन इनमें ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसमें नन ऑफ दीज, डी ऑप्शन हमारा हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा कि इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। यानी कि विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया जाता है, तो हेनरी फोर्थ में। किसको, हेनरी फोर्थ क्या है, ये एक हिस्टोरिकल प्ले है जिसमें रिचर्ड थर्ड
हिस्टोरिकल प्ले रिचर्ड थर्ड रिटेन समटाइम्स बिटवीन और 1591 से 93 के बीच में इसको लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है इन विच प्ले, कौन से प्ले में शेक्सपियर डज एडम अपीयर? विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में एडम अपीयर होता है? तो एज यू लाइक इट में। कौन से प्ले में? एज यू लाइक इट में। अगला क्वेश्चन है हमारा कि हु आस्क्ड हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ? तो ये कौन पूछता है? तो एलसी नाइट के द्वारा। किसके द्वारा? एलसी नाइट के द्वारा जो है ये बुक लिटरेरी क्रिटिसिज्म पर आधारित एक ऐसे लिखा गया था। ठीक है, किसके द्वारा? एलसी नाइट के द्वारा इसको लिखा गया था 1933 में, और उस ऐसे का नाम था हाउ मैनी चिल्ड्रन हैड लेडी मैकबेथ दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू WH बाई शेक्सपियर? यानी कि विलियम हार्वर्ड के लिए विलियम शेक्सपियर ने कितने सोनेट्स को डेडिकेट किया, एड्रेस किया है? तो 126, 1 से लेकर के 126 तक, और 127 से लेकर के 152 तक किसको है? डार्क लेडी के लिए हैं, और लास्ट के 2 लव गॉड कुपिड के लिए हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कम दाउ मोर्टल रेंज विद दाई शार्प टीथ दिस नॉट इंट्रांसिकेट इन विच बुक डू दी अबव लाइन अकर? तो ये ऊपर की लाइनें जो हैं वो कौन सी बुक में आई हैं? तो एंटनी एंड क्लोपेट्रा की ये लाइनें हैं, और क्लोपेट्रा के द्वारा ही बोला जाता है। इन पंक्तियों में क्लोपेट्रा कहती क्या है भाई? ये कहती है कि हे बिस्दर, एक सांप से कहती है, जिससे सांप से अंत में वो अपने आप को कटवा लेती है और मर जाती है, तभी इन लाइनों को बोलती है कि हे बिस्दर, हे सांप, अपने तेज दांतों से मुझे काटो और इस जीवन से मुझको मुक्त कर दो। तो ये क्लेपेट्रा द्वारा बोली जाती हैं, और एंटनी एंड क्लेपेट्रा की ही ये लाइनें हैं। तो ये ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें कौन सा? एक्ट 5 होता है और सीन सेकंड की ये लाइनें हैं, तो एक्ट 5 और सीन सेकंड भी ध्यान बनाए रखना। अगला आपको ये फिल इन द गैप, यानी कि इस गैप में आपको फिल करना है। किंग लियर हैड डॉटर्स। किंग लियर की कितनी पुत्री थी? तो किंग लियर की दोस्तों कितनी? 3 पुत्री थी, और क्या क्या नाम था? तीनों डॉटर का गॉनरिल नाम था। जो गॉनरिल थी वो सबसे बड़ी पुत्री थी, दूसरी पुत्री का नाम रीगन था जो कि सेकंड नंबर की थी, और तीसरी पुत्री का नाम कॉर्डेलिया था जो कि सबसे छोटी डॉटर थी। तो ध्यान बनाए रखना कि किंग लियर की 3 पुत्री थी, तीनों पुत्रियों का नाम क्या था? गॉनरिल, रीगन और कॉर्डेलिया। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि हु हैज़ रिटन सिम्बेलिन? सिम्बेलिन को किसने लिखा है? तो सिम्बेलिन को दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा अदर्स अवॉइड आवर क्वेश्चन दाउ आर्ट फ्री। दूसरे तो हमें प्रश्नों में बांट देते हैं, लेकिन जो हमारी कला है वह बिल्कुल फ्री है। अर्थात इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अन्य कवियों की महानता पर तो सवाल उठाए जा सकते हैं और जांच पड़ताल भी उनकी की जा सकती है, लेकिन शेक्सपियर की महानता पर कोई सवाल नहीं उठाया जा सकता, कोई जांच पड़ताल नहीं की जा सकती, वो बिल्कुल फ्री हैं। इस तरीके का कमेंट करने वाला विलियम शेक्सपियर के बारे में कौन थे? तो वो मैथ्यू अर्नोल्ड थे, और इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है, इसलिए तुम्हें ध्यान बनाए रखना है इसको। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? यहाँ से है 284 नंबर का क्वेश्चन है हमारा हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस टू डार्क लेडी। जो डार्क लेडी होती हैं उनके लिए कितने सोनेट विलियम शेक्सपियर के द्वारा एड्रेस किए जाते हैं? तो 26 सोनेट, यानी कि 127 से लेकर के 152 तक दोस्तों, 152 तक सोनेट जो हैं वो किसको? डार्क लेडी को एड्रेस किए गए हैं विलियम शेक्सपियर के द्वारा। और लास्ट के 2 सोनेट हैं 154 में से, तो 53 और 154 नंबर का जो सोनेट है वो लव गॉड कुपिड के लिए, और 1 से लेकर के 126 तक के सोनेट हैं वो विलियम हार्वर्ड के लिए दोस्तों। अगला हम बात करेंगे, क्या बात करेंगे कि इन विच कौन से में अपीयर नज़र आता है शेक्सपियर्स प्ले डज कुरान। जो कुरान होता है वो विलियम शेक्सपियर के कौन से प्ले में नज़र आता है? एक्चुअली होता है कि जो कुरान होता है वो कौन? एक कोर्टियर दिखाया जाता है, एक दरबारी दिखाया जाता है। तो जो क्यूरन है वो कौन है? एक कोर्टियर है विलियम शेक्सपियर के किंग लियर में, और किंग लियर के बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि किंग लियर की कितनी डॉटर होती हैं? 3 डॉटर्स होती हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH। का फुल नेम क्या है? तो WH का दोस्तों फुल नेम क्या है? विलियम हार्वर्ड होता है।
ठीक है। और विलियम हर्बर्ट, WH का पूरा नाम क्या है, विलियम हर्बर्ट है। टू होम, जिनके लिए शेक्सपियर ने डेडिकेट किया था 126 सोनेट आउट ऑफ 154, यानी कि 154 सोनेट में से 126 सोनेट विलियम शेक्सपियर ने किसको डेडिकेट किए थे, विलियम हर्बर्ट। उन्हीं का शॉर्ट फॉर्म है मिस्टर WH। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि अल्सिनोर इन डेनमार्क, डेनमार्क में जो अल्सिनोर का किला नज़र आता है, डेट मीन्स ये वाला जो सीन होता है ऑफ शेक्सपियर प्ले, कौन से प्ले में है, विच इज, वो आपको नाम बताना है उस प्ले का जिस प्ले के अंदर अल्सिनोर इन डेनमार्क नाम का सीन जो है वो सीन दिखाया जाता है। तो हैमलेट प्ले में दिखाया जाता है। अल्सिनोर का किला कहाँ दिखाया जाता है, हैमलेट में। यानी कि अल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन इन शेक्सपियर्स प्ले हैमलेट, कौन से प्ले में, हैमलेट में। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला क्वेश्चन है इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट, ओथेलो की जो है सेटिंग कहाँ नज़र आती है, ओथेलो की सेटिंग वेनिस में होती है। कहाँ दिखाई जाती है, वेनिस में। ओथेलो है क्या, एक ट्रेजेडी है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा इसको लिखा गया है और ऐसा बिलीव किया जाता है कि इसको 1603 के आसपास में लिखा गया है। वैसे तो 1604 तुम ध्यान बनाए रखना, वो हुक्म करके HOKM, यानी कि हुक्म करके ध्यान बनाए रखना, इसको 4 ये 5 ये से 1604 1605 1606 और इसको 2 1602 ऐसे करके याद बनाए रखना ट्रिक से। नेक्स्ट, इट इज बेस्ड ऑन स्टोरी, और ये किसकी स्टोरी पर आधारित है, अन कैपिटानो मोरो, जिसका मतलब होता है अ मोरिस कैप्टन, बाई सिंथियाओ। और ये किसके द्वारा लिखा गया था, सिंथियाओ के द्वारा लिखा गया था। ये सिंथियाओ कौन थे, ये बोकासियो के शिष्य थे। अगला, दी स्टोरी इज सेट इन वेनिस, और ये स्टोरी कहाँ सेट हुई है वो तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि ओथेलो की सेटिंग कहाँ है, वेनिस में है। अगला क्वेश्चन बड़ा प्यारा सा है, टेक दोज लिप्स अवे। तो टेक दोज लिप्स अवे, यहाँ पर इन लाइनों में जो मैरियाना होती है वो एंजेलो से कहती है कि वह अपने होठों को हटा ले, क्योंकि उसने इन होठों का इस्तेमाल वादा तोड़ने के लिए किया है। एक्चुअली होता क्या है कि जो मारियाना होती है, इसकी इंगेजमेंट हो जाती है, किसके साथ में सगाई हो जाती है, बहुत पहले एंजोलो के साथ में। लेकिन एंजेलो दहेज के कारण क्या करता है, इस शादी को करने से इनकार कर देता है। तभी इन लाइनों को मारियाना एंजेलो से कहती है कि भाई अपने होठों को हटा ले, क्योंकि उसने इन होठों का इस्तेमाल वादा तोड़ने के लिए किया है। तो ये लाइनें जो हैं कहाँ से ली गई हैं, मेजर फॉर मेजर से ली गई हैं दोस्तों। तो ये वाला ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये ध्यान बनाए रखना, इन लाइनों को कहाँ बोला गया है, एक्ट 4 सीन 1 में बोला गया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये एक क्रिटिकल वर्क है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये T.S. एलियट के द्वारा इसको लिखा गया है, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ठीक है, ये क्या है, एक एसे है जो कि किसके द्वारा, T.S. एलियट के द्वारा 1919 में लिखा गया था। ये एक क्रिटिकल वर्क था हैमलेट के ऊपर। अगला क्वेश्चन है हमारा, आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग इज एन एक्सर्ट फ्रॉम द प्ले। ये कौन से प्ले से लिया गया, एक्चुअली किंग लियर से लिया गया, और किंग लियर ही इसमें कहता है आई एम अ मैन मोर सिंड अगेंस्ट दैन सिनिंग। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझ लीजिएगा, कि मैंने तो पाप किए ही हैं, मैंने तो पाप किए ही हैं, लेकिन मेरे साथ जो लोगों ने किया है वह उससे भी बड़ा पाप है। इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति यह फील करने लगता है कि मैंने गलत काम किए हैं, लेकिन उसके साथ उससे भी ज़्यादा गलत औरों के द्वारा किया गया है, तो वो अपने आप को विक्टिम फील करने लगता है। इसमें एक्चुअली होता है क्या, जो किंग लियर होता है वो ऐसा महसूस कर रहा है कि मैंने तो बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन अब जो लोग मेरे साथ कर रहे हैं वो मेरे द्वारा किए गए पापों की तुलना में कहीं ज़्यादा हैं, उससे भी ज़्यादा बड़ा पाप कर रहे हैं। इसका मतलब ये है, तो किंग लियर से लिया गया है दोस्तों। ये लाइनें कहाँ से, किंग लियर से ली गई हैं। और इसके बाद किंग सपोज करता है, ये सब हम बता ही चुके हैं। और ये लिख लो, ये कहाँ लाइनें लिखी गई हैं, एक्ट 3 और सीन 2 में दोस्तों ली गई हैं। अगला 292 नंबर पे, द कैरेक्टर बॉटम अपीयर्स इन द फॉलोइंग शेक्सपियरियन कॉमेडी।
जो निक बॉटम होता है, इसका पूरा नाम निक बॉटम, विलियम शेक्सपियर की कौन सी कॉमेडी में नज़र आता है? तो मिडसमर नाइट ड्रीम में दोस्तों ये नज़र आता है। इसका पक भी नाम होता है, पक। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? पक जो हम बता रहे थे वो ये लिखा है कि शेक्सपियर्स इनकॉर्पोरेट लिवीज अकाउंट्स ऑफ टार्क्विन्स लस्ट इन अ नरेटिव वर्क कॉल्ड, वो क्या कहलाता है? रेप ऑफ लुक्रीज कहलाता है। इसका मतलब क्या हुआ जरा समझ लीजिएगा। विलियम शेक्सपियर ने एक टार्क्विन की वासना के बारे में लिवीज के विवरण के अकाउंट को एक कथात्मक रचना के रूप में शामिल किया, ये कह सकते हो नरेटिव पोएम के रूप में या नरेटिव वर्क के रूप में शामिल किया था। वो नरेटिव वर्क इनका कौन सा था? द रेप ऑफ लुक्रीज था। मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको बता दूं कि ये टार्क्विन कौन था। टार्क्विन जो था वो 6ठी शताब्दी पूर्व रोम का एक बहुत अत्याचारी राजा था। यहाँ पर शेक्सपियर एक प्रसिद्ध वृत्तांत का वर्णन हवाला देते हुए कहते हैं कि जिसमें ये बताया गया था कि एक दिन क्या हुआ, टार्क्विन ने आधी रात को महल में घुस करके एक सम्मानित महिला जिसका नाम लुक्रीज था के साथ जबरदस्ती बलात्कार किया। यह एक ऐसा अत्याचार था जिसने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। तो उसका हवाला देते हुए विलियम शेक्सपियर ने एक लॉन्ग नरेटिव पोइम लिखी जिसका नाम क्या था? रेप ऑफ लुक्रीज था। अब लेप ऑफ लुक्रीज कब आई? 1594 में आई थी। ये एक दोस्तों नरेटिव पोइम थी, ठीक है, लेजेंडरी लुक्रेशिया के ऊपर। और इस पोइम में टोटल लाइनें कितनी थी? 1855 लाइनें थी। इसके बाद में टोटल कितने स्टेंजाज में ये पोइम डिवाइड की गई थी? तो 265 स्टेंजाज में इनको डिवाइड किया गया था। और जो ये पोइम है वो 7 लाइन स्टेंजा हैं प्रत्येक में, यानी कि इस पोइम के अंदर जो स्टेंजा हैं वो कितनी है? 7 लाइनों के स्टेंजा हैं। इनमें आइम्बिक पेंटामीटर का इस पोइम में यूज किया गया है। और इसका राइम स्कीम क्या है? ABABBCC, इस तरीके का इसका राइम स्कीम है। और इस फॉर्मेट को हम क्या कहते हैं? राइम रॉयल कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? राइम रॉयल। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है कि इन विच ऑफ हर वर्क डज वर्जीनिया वुल्फ इन्वेंट करती हैं एक फिक्शनल कैरेक्टर ऑफ शेक्सपियर सिस्टर नेमिंग हर, उसका क्या नाम रखती हैं? तो वो एक एक्चुअली वर्क लिखती हैं और उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर होता है। एक्चुअली होता क्या है, ये इनका एक एसे होता है और उस एसे का नाम होता है ये आ रूम ऑफ वंस ओन, जिसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर रखती हैं जुडिथ नाम की, ठीक है। तो ये जो आ रूम ऑफ ओन वंस ओन पब्लिश होता है 24 अक्टूबर 1929 को। वर्जीनिया वुल्फ ने इसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर को इन्वेंट किया था, शेक्सपियर सिस्टर्स नेमिंग हर जुडिथ, और उसका नाम क्या रखा था? जुडिथ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? अगला क्वेश्चन इन हैमलेट में हाउ मैनी टाइम्स डज हैमलेट्स घोस्ट अपीयर? हैमलेट प्ले में हैमलेट का घोस्ट कितनी बार अपीयर होता है? तो 4 टाइम, यानी कि 4 बार। सी ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, 4 बार। और ये देखो कब कब होता है ये ज़रा समझ लीजिएगा। हैमलेट प्ले में 4 टाइम जो है घोस्ट अपीयर होता है। पहली बार जब अपीयर होता है तो मार्सिलस एंड बर्नार्डो एक्ट 1 सीन 1 में, ही री एंटर अगेन, और देन घोस्ट अपीयर टू होरेशियो। मार्सिलस और हैमलेट एक्ट 1 सीन 4 में, देन अगेन घोस्ट अपीयर। इसके बाद में हैमलेट इन अ फेमस क्लोसेट इंटरव्यू द गर्ट्रूड एंड पोलिनियस, तो हाइडिंग होता है, वहाँ पे छुपा हुआ होता है, ठीक है। तब एक्ट 3 होता है हमारा और सीन 4 होता है। तो ये टोटल 4 बार ये नज़र आता है दोस्तों। हु अमंग द फॉलोइंग इज शेक्सपियर्स इन द 20th सेंचुरी, यानी कि हु अमंग द फॉलोइंग इज अ शेक्सपियर इन, तो कौन है? AC ब्रैडली। कौन दिखाए जाते हैं? क्रिटिक दिखाए जाते हैं AC ब्रैडली 20th सेंचुरी के। तो यहाँ पे लिखा है AC ब्रैडली इज़ द मेजर क्रिटिक, बहुत बड़े क्रिटिक दिखाए जाते हैं आप शेक्सपियर के इन द 20th सेंचुरी में। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है? हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट? विलियम शेक्सपियर का जो टेम्पेस्ट प्ले है उस टेम्पेस्ट प्ले की हीरोइन कौन है? तो मिरांडा होती हैं टेम्पेस्ट में।
टेम्पेस्ट 1611 में आया था, ठीक है। और ये प्रॉस्पेरो, इसमें कौन होता है, मेन कैरेक्टर होता है, हीरो होता है। इसकी डॉटर कौन दिखाई जाती है, मिरांडा दिखाई जाती है। अगला जो इसमें देखा है, कौन दे रखा है, ये दे रखा है नरेसा और मिरांडा। ये जो है वो किसकी, नरेसा और मिरांडा, पोर्सिया, ये सब मर्चेंट ऑफ सॉरी क्या बोल दिया, मिरांडा तो हीरोइन है ही है दोस्तों। नरेसा और पोर्सिया ये दोनों किसकी, मर्चेंट ऑफ वेनिस की दिखाई जाती हैं कैरेक्टर, और डेस्डेमोना जो है वो ओथेलो की है। कंफ्यूज तो नहीं हो गए, कहो तो मैं फिर से रिपीट कर दूं। उन्होंने ये कहा है कि जो शेक्सपियर की हीरोइन है वो कौन है टेम्पेस्ट प्ले में, तो टेम्पेस्ट प्ले में शेक्सपियर की हीरोइन मिरांडा दिखाई जाती है, डेस्डेमोना ओथेलो में दिखाई जाती है, पोर्सिया और नरेसा जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस में दिखाई जाती है। बस इतना बताना था। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीड द फॉलोइंग लाइन्स एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज इट। ओ जूलियस सीजर दाउ आर्ट माइटी एट। अरे जूलियस सीजर तू अभी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है। ये कौन है एक्चुअली, ब्रूटस होता है जो अपनी निराशा को व्यक्त करते हुए इन लाइनों को कहता है, ठीक है। तो कौन है यहाँ पर, ब्रूटस दिखाया जाता है। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सीजर वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। यहाँ पर जूलियस सीजर की मृत्यु हो चुकी है, लेकिन मृत्यु के बाद भी ब्रूटस कहता है कि सीजर तुम अभी भी बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो। और एक्ट कौन सा होता है दोस्तों, 5 सीन 3 होता है। ये लाइनें किसके द्वारा, ब्रूटस के द्वारा बोली गई हैं, मैं पहले ही बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 299 पे देखो। हु स्टेट्स दीज वर्ड्स फॉर शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर की प्रशंसा में इन शब्दों को कौन कहता है, सोल ऑफ द एज, इस युग की आत्मा। द एप्लाउज, एप्लाउज का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करना, और डिलाइट का भी मतलब क्या होता है, प्रशंसा करना, तारीफ करना। द वंडर ऑफ आवर स्टेज, हमारे स्टेज की वंडर, वंडर का मतलब सितारा हो, यानी कि हमारे स्टेज का तो वह सितारा है। तो इस युग की आत्मा है, हमारी स्टेज का तो वो सितारा है। ये कौन ऐसा कहता है, बड़ी बहादुरता से, बड़ी खुशी से प्रशंसा करते हुए इस बात को बेन जॉनसन कहते हैं कि इस युग की आत्मा है वो कौन, विलियम शेक्सपियर। और इस स्टेज का तो वो सितारा है, ठीक है, कौन, विलियम शेक्सपियर, अर्थात बेन जॉनसन। अगला क्वेश्चन है हमारा कि मैकबेथ सीज द घोस्ट ऑफ। जो मैकबेथ होता है वो देखता है, घोस्ट भूत देखता है, किसका भूत देखता है, बैंकों का भूत देखता है। एक्चुअली दावत की पार्टी चल रही होती है, तो उसी की सीट पर बैठे हुए किसको देखता है, बैंकों का भूत देखता है, कौन, मैकबेथ देखता है। तो ये थी आज का आखिरी क्वेश्चन।